2022 के अंदर ही एचएएल की तरफ से तेजस MK2 की पहली प्रोटोटाइप को तैयार करने का प्लान किया गया है और इसमें मदद करने के लिए यूनाइटेड स्टेट की एक टीम भारत आने वाली है। इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज नेवी की प्रेजेंस को देखते हुए और इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट की तरफ से 6 एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट को भारत को सप्लाई करने के लिए मंजूरी दे दिया गया है। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत और रशिया की S-400 सिस्टम की डील पर सैंक्शन लगाने की धमकी देने के बाद भी रशिया की तरफ से इनकी पहली रेजिमेंट को इसी साल के अंदर ही भारत को डिलीवर करने का वादा किया गया है। एक तरफ चाइना की तरफ से भारत को मदद का हाथ बढ़ाते हुए दूसरे तरफ लद्दाख में अपने पोजीशन को मजबूत बनाना शुरू कर दिया गया है। और अंत में इंडियन आर्मी की लाइट टैंक की टेंडर में रशियन स्प्रूट और साउथ कोरिया की K-21 प्लेटफॉर्म के अलावा भी 3 और वेस्टर्न कंटेंडर भी हैं जो कि इससे और बेहतर चॉइस हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस MK2 को लेके है, जिसे ऑफिशियली अभी LCAF MK2 कहा जा रहा है। आप सभी को याद होगा एरो इंडिया शो के दौरान यह अनाउंस किया गया था कि LCAF MK2 यानी कि तेजस MK2 की पहली प्रोटोटाइप को 2022 तक ही तैयार कर दिया जाएगा और 2022 के अंदर इसकी सभी ग्राउंड ट्रायल को कंप्लीट करके इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को 2023 में करने का प्लान किया गया था। अब जैसे कि इसमें जनरल इलेक्ट्रिक की 414 INS6 इंजन का इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था, तो अभी यूनाइटेड स्टेट की जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अपनी इंजीनियरिंग टीम को भारत भेजने का फैसला किया गया है और ये अभी एचएएल की इंजीनियरिंग टीम के साथ मिलकर तेजस MK2 में इंजन को इंटीग्रेट करने की प्रोसेस को शुरू करने वाले हैं। और शुरुआत में अगर कोई टेक्निकल इशू सामने आता है तो इसमें एचएएल की टीम को मदद ऑफर करने वाले हैं। अभी पहले से ही भारत को जनरल इलेक्ट्रिक की 414 INS6 इंजन की इनिशियल बैच डिलीवर किया जा चुका है और अभी एचएएल की तरफ से इन इंजन को ग्राउंड ट्रायल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही रेगुलर इंटरवल में इनका सर्विस और मेंटेनेंस भी किया जा रहा है। अब एचएएल की तरफ से पहले से ही तेजस MK2 के लिए मेटल कटिंग को शुरू किया गया है और कुछ ही दिन पहले ही इसकी कॉकपिट में इस्तेमाल होने वाली 20 इंच की वाइड एरिया डिस्प्ले को भी सप्लाई करने के लिए एचएएल की तरफ से एक टेंडर को भी इशू किया गया है। अभी एचएएल के मुताबिक 2022 की शुरुआत में ही इसकी असेंबली प्रोसेस को शुरू किया जाएगा और जुलाई के एंड तक तेजस MK2 की पहली प्रोटोटाइप को कम्प्लीटली तैयार करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट P-8I एयरक्राफ्ट को लेके। आप सभी को पता होगा कि भारत की तरफ से अभी यूनाइटेड स्टेट्स से एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था और वैसे भी हम काफी दिनों से इनको ऑपरेट कर रहे हैं और सबसे पहले 2009 में ऐसे 8 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए एक डील को यूएस के साथ साइन किया गया था और फिर 2016 में 4 और एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था। तो कुल मिलाकर अभी भारत की तरफ से 12 P-8I एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जा चुका है और ये अभी इंडियन नेवी के लिए काफी जरूरी भी है, क्योंकि अभी हमारे पास एंटी सबमरीन ऑपरेशन के लिए इससे बेहतर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और दुश्मन की सबमरीन को ट्रैक करने के लिए इससे अच्छा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। इसी वजह से भारत एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता है और अब यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को भारत को सप्लाई करने के लिए भी क्लियरेंस दे दिया गया है। अब जैसे ही इनको डायरेक्टली कमर्शियल सेल के अंदर ही खरीदा जाएगा तो इसमें कोई झंझट नहीं होने वाली है और वैसे भी एक फॉलो ऑन ऑर्डर होने वाला है, तो इनकी डिलीवरी हमको काफी जल्दी शुरू किया जा सकता है। इस डील की कीमत लगभग $2.42 बिलियन होने वाली है और इससे यूनाइटेड स्टेट की तरफ से फ्राइडे को अप्रूव कर दिया गया है। अगला अपडेट S-400 सिस्टम को लेके। शुरू से ही S-400 सिस्टम को लेके काफी सारे कंट्रोवर्सी चल रहे थे और अभी भारत की S-400 डील पर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से सैंक्शन लगाने का जितना खतरा है, यूनाइटेड स्टेट को भी भारत पर सैंक्शन लगाने से उतना ही खतरा है। यानी कि हमें जिस तरीके से चिंता है कि अगर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इस डील पर सैंक्शन लगा दिया जाएगा तो उसके बाद हम S-400 सिस्टम को एक्वायर नहीं कर पाएंगे, ठीक वैसे यूनाइटेड स्टेट को भी ये टेंशन है कि अगर वो इस सैंक्शन को लगा देते हैं तो इससे भारत के साथ बनी बनाई रिलेशन उनकी खराब हो जाएगी, जो कि यूनाइटेड स्टेट कभी नहीं चाहेगा। अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट के लॉ मेकर्स की तरफ से ही व्हाइट हाउस में एक लेटर को फॉरवर्ड किया गया था और इसमें ये बताया गया था कि भारत की S-400 सिस्टम की डील के ऊपर सैंक्शन लगाना सही नहीं होगा और इसे टर्की की S-400 डील के साथ भी कंपेयर किया गया था और उसके बाद भी यूएस की गवर्नमेंट को यह सलाह दिया गया था कि अगर यूएस को अपनी ब्रॉड इंटरेस्ट को हासिल करना है तो भारत की S-400 डील पर सैंक्शन ना लगाया जाए, क्योंकि इससे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट को कोई भी खतरा नहीं है, जिस वजह से 61 को इस पे लागू करने का कोई मतलब नहीं बनता है।
इसी बीच रशिया की तरफ से भी बताया जा चुका है कि वो अभी इसी साल के अंत तक ही भारत को S-400 सिस्टम की डिलीवरी करना शुरू करने वाले हैं और हमको इसी साल के एंड तक ही S-400 सिस्टम की पहली रेजिमेंट को डिलीवर किया जाने वाला है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेकर है। भारत और चाइना के बीच अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कंप्लीट डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है और अभी हाल ही में किए गए बॉर्डर मीटिंग का कोई भी नतीजा सामने नहीं आया था, जिस वजह से भारत और चाइना की ट्रूप्स अभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपने अपने पोजीशन में मौजूद है। हालांकि तनाव पहले जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना की तरफ से तिब्बत के अंदरूनी हिस्सों में स्ट्रॉन्ग डिप्लॉयमेंट करने की खबर सामने आ रही है। एक दिन पहले ही चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के बीच टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होने की बात सामने आई थी, जिसमें चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भारत में तेजी से फैल रही चाइनीज राजनीति से निपटने के लिए भारत को मदद करने का ऑफर दिया गया था। लेकिन सेम टाइम पर ही इंडिया टीवी की तरफ से एक रिपोर्ट दिया गया था, जिसमें ये बताया गया है कि जब एक तरफ चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भारत के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करके मदद को ऑफर कर रहे हैं, ठीक दूसरे तरफ चाइना की मिलिट्री अपनी पोजीशन को लद्दाख में और मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। अभी पहले जब चाइना की तरफ से लद्दाख में घुसपैठ किया गया था, उस दौरान इन रीजन में चाइना की तरफ से टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाए गए थे, लेकिन अभी इंडिया टीवी के क्लेम के मुताबिक यहाँ पर चाइना की तरफ से परमानेंट स्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर लद्दाख की ऑपोजिट साइड में चाइना की तरफ से अभी लगभग 10,000 ट्रूप्स के लिए परमानेंट स्ट्रक्चर को बनाया जा चुका है और एडिशनल 10,000 ट्रूप्स के लिए टेम्पररी डिप्लॉयमेंट प्लान किया गया है। यानी कि आगे चल के इस रीजन में चाइना परमानेंटली डिप्लॉयमेंट करने वाला है। अब हालांकि ये जो स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस साइड में, पर चाइनीज ट्रूप्स का बॉर्डर के करीब रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। वहीं पर पांगोंग और स्पांगुर गैप की साइड में भी चाइना की तरफ से अभी अपनी पोजीशन को और बेहतर बनाने की कोशिश किया जा रहा है और अभी चाइना की तरफ से वहां पर ही एनफोर्समेंट वगैरह किया जा रहा है। तो इन सबको देखने के बाद अभी चाइना का रवैया कुछ सही नहीं लग रहा है और ऊपर से हमारे बीच अभी ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि चाइना अगर नॉर्मल डिप्लॉयमेंट भी करेगा तो तब भी हम उसके ऊपर आसानी से भरोसा नहीं कर पाएंगे। अगला अपडेट लाइट टैंक को लेके। आप सभी को याद होगा पिछले हफ्ते ही इंडियन आर्मी की तरफ से 350 नए लाइट टैंक को खरीदने के लिए एक RFI को इशू किया गया था। अब इसमें फॉरेन कंपनी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब फिलहाल भारत की तरफ से रशिया से फ्रूट लाइट टैंक को लिमिटेड नंबर में खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा है और साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर की विजिट के दौरान भी और साउथ कोरिया की K-21 चेसिस को बेस करके भी एक लाइट टैंक को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें साउथ कोरिया और भारत एक साथ मिलकर एक टैंक को डेवलप करने वाले। तो इस टेंडर के अंदर इन दोनों की सिलेक्ट होने की चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि अगर यहाँ पर अभी भारत रशिया से 24 फ्रूट टैंक को खरीद लेता है तो आगे चल के अगर हम कोई और टैंक को खरीदने के लिए जाते हैं तो इससे पैसा हमारा बर्बाद होने वाला है। या फिर साउथ कोरिया के साथ मिलकर DRDO अगर एक लाइट टैंक को बनाने लगता है तो उस फ्रूट टैंक को रशिया से खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इन दोनों में से किसी एक की सिलेक्ट होने की चांसेस काफी ज्यादा है। लेकिन इसके अलावा भी अभी भारत के पास कुछ और ऑप्शन होने वाले हैं। अब जैसे कि ये ग्लोबल टेंडर फ्लोट किया गया है तो इसमें और भी कंपनी पार्टिसिपेट करने वाले हैं और वर्तमान BAE सिस्टम, जनरल डायनामिक्स और एल्बिट सिस्टम के पास अपने अपने लाइट टैंक के डिजाइन मौजूद है। इनमें से जनरल डायनामिक की तरफ से जो लाइट टैंक को डेवलप किया गया है इसका वजन 30 टन से थोड़ा कम है। इसमें 120 mm का एक मेन गन या फिर 105 mm की मेन गन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको कस्टमर अपने हिसाब से लगा सकता है। लेकिन इसके अलावा इसका जो आर्मर सेक्शन होने वाला है वो नॉर्मल मेन बैटल टैंक की तरह होने वाला है। अब नॉर्मली हमें लाइट टैंक के अंदर कम आर्मर देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आर्मर के मामले में कोई कटौती नहीं किया गया, यानी कि इस टैंक में बाकी सभी लाइट टैंक के मुकाबले ज्यादा सेफ्टी हमको मिलने वाली। इसके अलावा BAE सिस्टम की तरफ से भी एक लाइट टैंक को डिस्प्ले किया गया था जो कि एयर ड्रॉप किया जा सकता है और इसके अलावा एल्बिट सिस्टम की तरफ से भी हाल ही में एक लाइट टैंक को फिलीपींस की आर्मी के लिए सप्लाई किया गया था। तो ये जो अभी 3 टैंक्स ये रशियन या फिर साउथ कोरियन टैंक के मुकाबले ज्यादा सेफ्टी को प्रोवाइड करने वाले और लगभग सेम फायर पावर को प्रोवाइड करने वाले। क्योंकि स्प्रूट टैंक की बात करें तो इसमें यकीनन हमको बेहतर फायर पावर मिलने वाली है, लेकिन इसका आर्मर जो है काफी पतला है। वहीं पर साउथ कोरिया की K-21 प्लेटफॉर्म के साथ भी हमको इतना बढ़िया प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं मिलने वाला है। लेकिन BAE सिस्टम और जनरल डायनामिक की तरफ से इन लाइट टैंक को डेवलप किया जा रहा है। ये लगभग मेन बैटल टैंक की तरह हमको आर्मर प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि लद्दाख में डिप्लॉय करने के लिए आइडल चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि ये चाइनीज टैंक्स के साथ डायरेक्टली फाइट ले सकते हैं और साथ ही इनका वजन भी लगभग 25 टन से 30 टन के अंदर होने वाला है, जिस वजह से ये आसानी से लद्दाख में बनाए गए ब्रिजेस में पास कर सकते हैं या फिर इनको एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। अगला अपडेट ध्रुव हेलीकॉप्टर को लेके, और ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में ही HAL की तरफ से अपग्रेड किए गए ध्रुव MK3 हेलीकॉप्टर्स को इंडियन कोस्ट गार्ड को डिलीवर किया गया था और 2 दिन पहले इसकी लैंडिंग ट्रायल को इंडियन कोस्ट गार्ड के वेसल में कंडक्ट किया गया था।
अभी एचएएल की तरफ से दी गई ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ध्रुव हेलीकॉप्टर की मार्क 3 वेरिएंट की सभी ट्रायल को भी सफलता के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड की वेसल से कंडक्ट किया जा चुका है। इस दौरान टेक ऑफ और लैंडिंग ऑपरेशन के अलावा हेलीकॉप्टर की ब्लेड फोल्डिंग मैकेनिज्म और हॉट रिफिलिंग के साथ साथ इन हैंगर मेंटेनेंस वर्क को भी किया जा चुका है, जिसको एचएएल के लिए एक बहुत ही बड़ा सफलता कहा जा सकता है, क्योंकि आगे चल के इस हेलीकॉप्टर को वो इंडियन नेवी को भी अपने नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के अंदर ऑफर करने वाले हैं। और इस दौरान नेवी की तरफ से जो इशू बताए जा रहे थे, जैसे कि इसका ब्लेड फोल्डिंग में या फिर इन हैंगर ऑपरेशन को लेके कॉम्पैक्टिबिलिटी इशू हो गया, इन सभी को एचएएल की तरफ से सॉल्व कर दिया गया है। इस दौरान हेलीकॉप्टर को इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप से टेक ऑफ कराने के बाद सर्वेलेंस, रिकॉन या फिर सर्च एंड रेस्क्यू जैसे मिशन को भी सफलता के साथ कंडक्ट किया जा चुका है, जिससे इस हेलीकॉप्टर को फ्यूचर में इंडियन नेवी में इस्तेमाल करने के लिए जो रास्ते थे वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक इसे नेवल वॉरशिप्स में ऑपरेट करने के लिए जो मेन इशू था वो इसका ब्लेड फोल्डिंग मैकेनिज्म था, जिसे अभी एचएएल की तरफ से सॉल्व किया जा चुका है। साथ ही इसमें अभी एक नया रडार को भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि किसी भी छोटे साइज की शिप्स को 120 नॉटिकल मील की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है। और इसके साथ एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर को भी इसमें इंटीग्रेट किया गया है, जिसकी रेंज लगभग 30 नॉटिकल मील तक है। फिलहाल इसे इंडियन कोस्ट गार्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किया गया था, तो नेवी की रिक्वायरमेंट इससे थोड़ी अलग हो सकती है और उसी हिसाब से एचएएल इसको मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन फिलहाल नेवल ऑपरेशन के लिए हमारे पास जो मेन कंसर्न था उसको अभी सॉल्व किया जा चुका है। तो आगे चल के अगर इसको नेवी में शामिल कराया जाता है तो ये आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम का सबसे बड़ा नमूना होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।